इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश इनको की है। एक वक्त ऐसा आया कि टीम सारी चली गई, वो मेरी फर्स्ट थी। जेंडर बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो नाम के लिए था। हम रोज सुबह उठ के एक नई होप के साथ आते थे, जी आज कुछ हो जाएगा। आई वांट कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें। यहाँ पर लड़कियों को इतनी ज्यादा तालीम हासिल करने के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग। आपको भी अस्सलामु अलैकुम। वर्दा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी सब खैरियत से अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। वेकेशन, सर्दियाँ, अभी वेकेशन तो नहीं पर बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। विंटर वेकेशंस करीब हैं और साथ साथ एग्जाम्स भी बच्चों के शुरू हो चुके हैं। हमेशा देखा जाता है विंटर से पहले एग्जाम्स भी होते हैं, तो बच्चे इस वक्त इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में इस वक्त इम्तिहान दे भी रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह विल स्टार्ट आवर शो विद कोट ऑफ द डे। और कोट ऑफ द डे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कॉल आज हमारे व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए हैं। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। इकबाल के इस कॉल से आज प्रोग्राम का आगाज़ का मकसद मुआशरे में ख़वातीन की अहमियत को उजागर करना है, क्योंकि ख़वातीन ही हैं जो इस दुनिया में रंग डालती हैं। हकीकत यही है, तस्वीर कायनात में रंग। तो बिना बीबी हव्वा के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में दिल नहीं लग रहा था, फिर अल्लाह ताला ने उनकी कायनात में भी रंग डाले। और यकीनन ये एक बड़ी रीज़न है मेरी मिजाज से, मैं समझता हूँ कि हम औरतों को इम्पोर्टेंस दें जो अल्लाह ताला ने दी है, जो कुरान पाक ने दी है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट खातून हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए वो हैं खातून जन्नत, अम्मा जान फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यकीनन आज उनकी विसाल के 2 दिन बताए जाते हैं। एक है 13 जमादुल अव्वल और एक है 3 जमादुल सानी। एक रिवायत के मुताबिक उनकी शहादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 75 डेज़ के बाद हुई। एक रिवायत में है कि उनका विसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 90 डेज़ के बाद हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले ही कह दिया था कि सबसे पहले जब मुझसे आके मिलोगी फातिमा, आप मिलोगी। और उनकी इतनी शान है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खड़े हो जाते थे, उनका माथा चूमते थे, अपने साथ बिठाते थे, यहाँ तक कि दोनों घर जुड़े हुए थे, फिर भी दीवार में सुराख था कि मैं अपनी जान को देखता रहूं। तो अंदाज़ा कीजिए कि अम्मा जान फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान क्या है। और आज इस दुनिया में हमने औरत को क्या इज्जत दी हुई है, क्या मकाम दिया हुआ है। मेरी नज़र में उनकी तालीमात से हमें भी औरत को वही मकाम देना चाहिए। बेशक, और बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। काश कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कुछ सीख लें। लेकिन हमारे इस्लाम में औरतों को जो रुतबा दिया गया है, जो मुकाम दिया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वो और किसी दीन में, किसी और मजहब में नहीं है। इनफैक्ट बाकी सारे दीन्स भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि दुनिया में अगर कोई फिगर ऐसा है जिसको फॉलो करना चाहिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजाए तख्लीक कायनात है। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। राइट, टॉप स्टोरीज पर हम कुछ देर में आएंगे। लेकिन इसलिए तलहा यूएन की तरफ से मुल्क बल्कि दुनिया भर में 16 डेज वुमेन एक्टिविज्म भी एक प्रॉपर बनाया जाता है, जो कि नवंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर तक रहता है। हम शो में आज एक ऐसी खातून को भी शामिल करेंगे जो वुमेन एक्टिविज्म पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। लेकिन नज़र डालते हैं आप टॉप स्टोरीज पर। सर्द मौसम के असरात या कोई और बात, सियासी गर्मा गर्मी में कमी आ गई। पीटीआई के कैंप से असेंबलियों की तहलील के ऐलान के बाद से खामोशी। क्या बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं? पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना। दुनिया भर में औरतों के हुकूक से आगाही के 16 दिन वुमेन एक्टिविज्म की मुनासबत से आज काबिल फ़ख्र ख़वातीन से आपकी मुलाकात कराएंगे। अवाम की बड़ी मुश्किल आसान, हुकूमत ने ताजरों की सुन ली। पोर्ट पर फंसे अशया खुरोनोस के कंटेनर्स रिलीज। मुल्क महंगाई के बड़े तूफान से बच निकला। और पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के लिए एक और एजाज, शॉर्ट फिल्म तबीब ने इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म के डायरेक्टर आज हमारे मेहमान होंगे। कुछ टॉप ट्रेंड का जिक्र कर लेते हैं। तलहा, मोरक्को अभी भी टॉप ट्रेंड में शामिल है पिछले 2 दिन से, क्योंकि स्पेन को हराने के बाद मोरक्को से मोहब्बत लोगों की और बढ़ गई है और अभी तक मोहब्बत का इजहार जारी है ट्विटर पे। आई थिंक काफी सारे रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं। वर्दा फर्स्ट अरब टीम टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड कप। उसके अलावा
जितने भी अरब नेशंस हैं और जितने भी मुसलमान नेशंस हैं वो सब इस वक्त मोरक्को को ट्वीट कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। वजह यही है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी अफ्रीकन नेशन के लिए, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका में वाक़ है मोरक्को, और अरब नेशन भी होने की वजह से ये दोनों बड़ी अचीवमेंट्स है। पहला अफ्रीकन नेशन है टू रीच क्वार्टर फाइनल और पहला अरब नेशन है टू रीच क्वार्टर फाइनल, जिसकी वजह से अरब जितने भी फैंस हैं और अफ्रीकन जितने भी फैंस हैं वो सब मोरक्को को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दे दी और इसके बाद टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। वनडे सीरीज में उन्होंने शिकस्त दी है इंडिया को। कल आपने मैच देखा? नहीं। क्यों, आप फीफा के दीवाने हुए हैं? मैं आजकल जरा फुटबॉल ही पसंद करता हूँ। आपको मालूम है मैं क्रिकेट को ब्लेम करता हूँ कि क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान में ना हॉकी चैंपियन है, ना स्कॉश है, ना कोई और है, तो इसलिए क्रिकेट से मैं थोड़ा नाराज भी हूँ। और टीम की परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि देखने का बड़ा दिल चाहता है। ये बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग की। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान सियासी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे कि अब इस वक्त बहुत अहम वक्त है सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर अहम हलकों में आम इंतखाबात की बाज़गश सुनाई दे रही है। अब के लिए आपके लिए पहली खबर हम लेके आए हैं वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक वाज़ेह बयान में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। सिकंदर सुल्तान राजा का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ किसी भी वक्त तोड़ी जा सकती हैं। इसी हवाले से कल शेख रशीद ने भी एक अहम बयान दिया है। शेख रशीद का दावा है कि वज़ीर ख़जाना और नवाज लीग के अहम रहनुमा इसहाक डार सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से बाकायदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुलाकात हुई है, फुटेज सामने आई है और ख़बर यही निकल रही है कि बातें हो रही हैं और रास्ते निकाले जा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सुल्तान राजा साहब ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हामी हैं। वो चाहते हैं कि EVM मशीन्स आएँ और उनके थ्रू वोटिंग हो, विच इज़ ऑल्सो हर पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है कि अब जिद्दत आए, टेक्नोलॉजी आए, सॉफ्टवेयर अपडेट हो और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन कराए जाए। लेट्स सी कि वो होते हैं या नहीं, मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन इलेक्शन हो जाए भी फिलहाल सियासी बुरान खत्म हो जाए ताकि सियासी बिल्कुल ठीक। इसी पे मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर सिंध और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और पूछूंगी सबसे पहले आपसे इमरान साहब कि तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इल्ज़ाम ये है कि पहले पसे पर्दा मुज़ाकरात की कोशिश हुई लेकिन नाकामी साबित हुई, फिर उसके बाद एलानिया मशरूत मुज़ाकरात का बयान आता है मगर उस पर भी नाकामी होती है। आप लोग दोबारा सुनने में आ रहा है कि एहतजाज की तरफ जा सकते हैं, आप क्या इस बात की तस्दीक करेंगे? मुझे ये बताया ना कि हमें पसे पर्दा मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्या है, हम इनसे मांग क्या रहे हैं, हमें क्या इनसे हमें गुंजाइश है किसी चीज़ में जो हम इनसे पसे पर्दा या छुप के मुज़ाकरात करें। हमें जब मुज़ाकरात करने होंगे हम खुलेआम करेंगे, सरेआम करेंगे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश इनको की है, एक बार नहीं बार बार की है कि हम 1 पॉइंट एजेंडा पे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और 1 पॉइंट एजेंडा है आम इंतखाबात, जल्द आम इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और अर्ली इलेक्शंस। उसके ऊपर बात जब भी करनी हो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमें पसे पर्दा इन चोरों के साथ बैठ के क्या हम मिल जाने हैं, हमने कौन सा इनसे अपने केसेस माफ़ करा लेने। हम देखें ना, असल तो ये लोग हैं वो जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को आज यहाँ पहुँचाया है। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह हाल कर दिया है। इमरान खान के दौर में 125 $125 पर बैरल क्रूड ऑयल था और 150 रुपये का पेट्रोल बेच रहे थे वो, और यहाँ पे $80 पर बैरल का हो गया है क्रूड ऑयल और ये 250 रुपये का पेट्रोल बेच रहे हैं। इन्होंने तो हमको रिलीफ नहीं देना। इनके पास है क्या, ये ना इनके पास रोड मैप है। वो इनके जो जादूगर थे, इसहाक डार जो इकोनॉमिक जादूगर थे, वो भी फेल हो गए। जो एडमिनिस्ट्रेटर थे तबाही किस्म के जी, उनके बारे में बड़ा मशहूर था शहबाज शरीफ जी, बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी फेल हो गए। वो नवाज शरीफ जी बड़े ज़बरदस्त बहादुर आदमी हैं, उन्होंने एटमी धमाका किया था, वो भी फेल हो गए। वो अपने मुल्क में अपनी हुकूमत में ही आने से डरते हैं। तो इनके पास बचा क्या है? इनके पास ये तो बिल्कुल टोटली नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। ये काबजीन है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को तबाही, पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने तक ले जा रहे हैं। इमरान साहब, पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। साथ साथ अगर बात की जाए फेडरल गवर्नमेंट की तो वो भी पंजाब से ही बनती है और भी दूसरे इदारे और बड़ी ताकतें पंजाब से ही ताल्लुक़ रखती हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि पंजाब में आपकी हुकूमत का क्या हाल है? परवेज़ इलाही साहब और खान साहब एक ही पेज पर हैं या नहीं? देखें, परवेज़ इलाही साहब की अपनी एक सियासी बैकग्राउंड है, उनकी एक हिस्ट्री है, वो अपनी सियासत अपने तरीके से करते हैं और उनका ख्याल है कि इसको असेंबली को अभी डिज़ोल्व नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे रखना चाहिए। लेकिन ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है।
उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, ये वजारत जो है, वजारत आला जो है, ये इमरान खान की अमानत है। जिस दिन इमरान खान कहेंगे मैं ये भी छोड़ दूंगा और मैं असेंबली भी तोड़ने की एडवाइस कर दूंगा। तो मुझे कोई शक नहीं है कि चौधरी साहिबान जो है वो कोई अपनी सर ये बताएं, मिफ्ता इस्माइल के बाद डार का डर भी नाकाम रहा है, मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। अगर आप लोग मार्च अप्रैल तक 2 सूबों में इलेक्शन करवा भी लेते हैं और पावर में आ भी जाते हैं तो भी सूरत हाल वही होगी जो 2018 के बाद थी कि मईशत संभालते संभालते ही आपको फिर कई साल लग जाएंगे और फिर कोई मास्टर प्लान बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ हमारे पास रिजल्ट आएगा। आपके पास कोई मास्टर प्लान है? देखें, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल तो ऐसी है कि इमरान खान को हुकूमत लेने से इनकार ही कर देना चाहिए कि इस तबाह मीशत के अंदर इसको ठीक करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इमरान खान वो शख्स है, वो फाइटर है। वो किसके लिए फ़ाइट कर रहा है? वो पाकिस्तान के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। वो अपनी वजारत उस्मा के लिए फ़ाइट नहीं कर रहे। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत, इस डूबती मईशत को किसी तरह संभाला दिया जाए। वो संभाला कैसे हो सकता है? वो एक मजबूत हुकूमत एक लॉन्ग टर्म के लिए आए, जो लॉन्ग टर्म से मुराद ये कि अगले 5 साल के लिए आए, जो कि इस मईशत, गिरती हुई मईशत को संभालने की सकत राव ताकत और उसकी फ़हम रखती हो, जिसके पास नॉलेज हो कि इसको मईशत को कैसे संभालना है। और हमने मईशत संभाल के दिखाई थी। अभी जो माशी हालात हैं, ये तो इतने बुरे हालात हैं कि इस हालात में तो कोई पाकिस्तान की बागडोर संभालने को शायद तैयार ना हो। इन लोगों के ये क्यों चिपटे हुए हैं पाकिस्तान की हुकूमत के साथ? ये इसलिए चिपटे हुए हैं कि ये इन्होंने अपने केसेस माफ़ कराने हैं, इन्होंने जो चोरी की शुदा पैसा है उसको पाकिस्तान से बाहर ले जाना है, इन्होंने अपने बच्चों के केसेस माफ़ कराने हैं, अपने दोस्तों को माफ़ कराना है, नैब का सत्यानाश करना है, इन्होंने FIA को कमज़ोर करना है, इन्होंने हर उस इदारे की कमर तोड़नी है जो अकाउंटेबिलिटी का नाम लेती है या अकाउंटेबिलिटी का इख्तियार रखती है। और उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा इलेक्ट होने की तैयारी करनी है। ये इनकी इमरान साहब, कुछ कराची का सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। कराची वालों ने आपको बड़ा वोट दिया था, लेकिन कराची वाले यही कहते हैं कि हमें हमारे वोट के बदले कुछ मिला नहीं। अब मुझे ये बताइए कि कराची MQM के हवाले किया जा रहा है, लोकल बॉडीज़ के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? कराची के साथ हमेशा ही सौतेला सलूक रहा है और उन्हीं लोगों ने ज़्यादा किया है जो ज़्यादा कराची करते हैं। MQM उसमें शामिल है। MQM तो बेचारों को अपना पसंद का गवर्नर नहीं मिल सका, वो भी कहीं और से आ गया है, तो ये इनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी इसी तरह कहीं और से आ जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेटर से कराची चलेगा नहीं। ये जितने चाहे तजुर्बे ये कर लें, इस तरह कराची नहीं चलेगा। कराची को एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम की और मजबूत मेयर की ज़रूरत है जो कराची को लेकर आगे बढ़े। कराची को हमने इग्नोर किया है कि कराची इस वक्त चीख के दुआइयाँ दे रहा है कि खुदा के वास्ते मेरी तरफ देखो, न पानी, न बिजली, न गैस, न रोडें, न कचरा उठाने का निज़ाम। पीपल्स पार्टी को कराची से सरोकार नहीं है। MQM अपनी वजारतों के मज़े लूट रही है। सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो हकीकी तौर पे कराची की नुमाइंदगी करती है। हम बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बल्दियाती इंतखाबात हों और एक मजबूत मेयर, जो कि ज़ाहिर है कि इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई और नहीं है जिसको लोग वोट देना पसंद करते हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही आएगा। और इंशाल्लाह हमने आर्टिकल 140A में जो अदालत में गए हुए उसके ऊपर भी हम उसको मनोमन इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि एक मजबूत मेयर जो है, एक ताकतवर मेयर जो है, वही ज़ामिन है बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करने का। सारी दुनिया में मेयर जो हैं वो बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करने के जिम्मेदार भी होते हैं और वो ताकत भी रखते हैं उसे। सही। थैंक यू सो मच। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कराची के साथ सौतेला वाला सलूक किया जा रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा कराची का बुरा हाल है। और सिर्फ सौतेला नहीं, यतीम भी है, लावारिस भी है, सब कुछ आप कह सकते हैं। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। अगर दोबारा ही वोटिंग होती है, देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वोट देते भी हैं, वो जीत भी जाती है, तो उनके पास कोई मास्टर प्लान है भी कि नहीं है, कुछ होगा कि नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम भी अपने बड़ी उम्मीदों के साथ तला, जैसे आप कहते हैं कि हमने वोट दिए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। यकीनन सोचने की ये बात है कि अगर इलेक्शंस आज हो भी जाते हैं तो क्या मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या मुआशी बहरान से हम निकल आएंगे? क्या मुल्क से चोरी, 2 नंबरी, फ्रॉड, स्कैम खत्म हो जाएंगे? आई डाउट इट। एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन शायद इलेक्शन का ही इंतजार है इस वक्त। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है,
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया आने के बाद एक फ़ायदा ये हुआ है कि फिल्म मेकिंग में नए टैलेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं और भर के ऐसे लड़के भी मौजूद हैं जो प्रोफेशनली फिल्म मेकर्स तो नहीं हैं लेकिन शौक रखते हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। नए नए कंटेंट हमारे सामने आ रहे हैं जो अपने टैलेंट का लोहा भी मनवा रहे हैं। ऐसे ही एक फिल्म मेकर मुंतज़िर शाह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिनकी शॉर्ट फिल्म तबीब रिसेंटली ईरान और लंदन के फिल्म फेस्टिवल में जो है वो लगी हुई है और उनकी फिल्म को वहाँ खासी पज़िराई हासिल हुई है। उनको अवार्ड भी उन्होंने विन किया है वहाँ पे। मुंतज़िर शाह हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुंतज़िर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मुंतज़िर, ये बताएं कि आपने जो मूवी तबीब बनाई है, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये डॉक्टर्स के ऊपर कुछ बेस्ड करती हुई मूवी है। जी हाँ, ये एक साइकोथेरेपिस्ट है। ये साइकोथेरेपिस्ट है, तो ये क्या कोई रोमांटिक मूवी है, कोई लव स्टोरी है कि साइकोथेरेपिस्ट के पास कोई लड़की जाती है? एक सीरियल किलर है। ओह माय गॉड। और इसके पास पेशेंट्स आते हैं अपनी साइकोलॉजी के हवाले से कुछ भी, तो ये क्या करता है कि उनसे बातें करके पहले उनके बारे में जानता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बैक स्टोरी क्या है, उनकी अभी क्या चाहिए, वो फिर करके उनको इंजेक्शन देता है और फिर जो पेशेंट उनका है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर उसको मार देता है। अच्छा, उसका मारने का स्टाइल एक ही है, वो एक ही काउच पे वाइट कपड़ा शीट लगा के वहाँ पे उसको मारता है। फिर वो जो स्टैन वाली जो वाइट शीट है वो जाके अपने कलेक्शन में टंगाता है और नाम दे देता है उस बंदे के नाम से, पेशेंट के नाम से। कलेक्ट करने का, उसको कलेक्शन का शौक है। ये इतनी इंटेंस और ख़तरनाक टाइप की स्टोरी बनाने की वजह जो डॉक्टर से रिलेटेड बनाई कि लोग डॉक्टर के पास जाते हुए भी वैसे ही बढ़ता डॉक्टर को बुरा भला कहती रहती है। नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, हमारी टीम है एक, हम सारे फिल्म मेकर्स हैं। मैंने मास्टर्स की हुई है मीडिया कम्युनिकेशंस में, तो दूसरे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो हम मिल के काम करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो एक दोस्त को ये ख्याल आया था कि इस पे बनानी है, माजिद अली नाम है उसका। फिर उसने और मैंने, कहाँ से इंस्पायर्ड हुए इस तरह का? हम ऐसी मूवीज देखते हैं, हम 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनको ये जॉनर, जी हाँ, ये फेवरेट है, साइको मर्डर्स। जी हाँ, तो इस वजह से इस टाइप की 2-3 और भी हमने मूवी बनाई हैं जो हमने अभी रिलीज नहीं की। अच्छा, अभी और बनाई हुई हैं आपने? जी हाँ, बना के रखी हुई। कितनी बना चुके हैं मूवीज अभी तक आप? मोर देन 15। मुझे बताइए, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? पहली कैसे मूवी आपने बनाई और हाउ डिड यू मूव ऑन देन? पहली तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था एक चाय पे। टॉपिक ये था कि चाय जो अमीरों के पास भी चलती है, मिडिल क्लास के पास, लोअर मिडिल क्लास के पास भी चलती है और हर इवेंट में चलती है, क्योंकि हमारे रीजन में चाय एक ऐसी चीज़ है जो खुशी में भी चलती है, गमी में भी चलती है। चाय हमारी बेसिक बुनियाद है, आजकल अगर कहा जाए तो गलत नहीं तो है। वो मैं बना रहा था, मेरे साथ टीम थी। तो एक वक्त ऐसा आया कि टीम सारी चली गई, वो मेरी फर्स्ट थी और मैं अकेला रह गया था, कैमरा थी और मैं था। तो फिर मैं हार गया था, ये 2014 की बात है। तो मैं हार गया था, बात मैंने बोला कि अब नहीं करूँगा, लेकिन मैंने बोला अब मुझे ये करना है। अगर मैं करूँगा ये तो हो सकता है आगे मैं बहुत आगे चला जाऊँ, क्योंकि ये होगा कि यार मैंने अकेले ये फिल्म बना ली है। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट की वो ऑब्वियसली। और फिर दोबारा स्टार्ट आपने कब लिया? 2014 में जब आपको सबने छोड़ दिया था, फिर दोबारा से कब स्टार्ट किया आपने? कंटिन्यू रखा था, लेकिन ऑब्वियसली गैप्स आ रहे थे क्योंकि मेरी एजुकेशन भी चल रही थी, बैचलर्स मास्टर्स भी मेरी चल रही थी, तो इस वजह से गैप्स आ रहे थे। और क्योंकि मैं अपने पॉकेट मनी से ही बना रहा था सारी चीज़ें। ये कोई बड़ी बात है, आपके अब्बू आपको काफी सारी पॉकेट मनी दे रहे थे, इसका मतलब है यही मूवी है जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये तबीब। अच्छा, तो ये भी हमारे ही घर सोनी पे शूट किया आपने? ये जी सोनी जी 6500 लग रहा है मुझे। ये 6500 पे शूट। 6500 पे शूट। साइकोटिक सोसाइटी में रहते हैं जहां बाप अपनी बेटी और माँ के बीवी के गले पे छुरी फेर देता है, फिर एक चाचा अपनी भतीजी को रेप कर देता है 12 साल। इस तरह के इंसिडेंट्स रोज होते हैं। ऐसी साइकोटिक सोसाइटी में रहते हुए आप साइकोटिक मर्डरर्स पे मूवीज बना रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। हाँ, आपकी तो बात बिल्कुल सही है, बट हमारा जो मोटिव था, हमारा जो मैसेज था वो ये था कि ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं हेल्प लेने वो आपकी हेल्प करे। तो अवेयर कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, अवेयर कर रहे हैं। बच्चों कातिल डॉक्टरों से सब डॉक्टर्स से नहीं, कातिल डॉक्टरों से। इसमें जितने भी हमने अभी कैरेक्टर्स देखे हैं, जितने भी सारे लड़के काम कर रहे हैं, सब आपकी टीम के ही सारे? जी हाँ, सारे फ्रेंड्स ही हैं हम। सारे आपस में फ्रेंड्स। तो लड़कियों से दोस्ती नहीं है क्या आपकी? सारे लड़के नजर आ रहे थे मुझे। लड़कियां भी हैं। अच्छा, मैं समझा के सारे लड़के। क्योंकि नेक्स्ट जो विक्टिम है इसकी वो एक लड़की ही है।
ओके। वो खुद एक डॉक्टर है, वो तो असली डॉक्टर। वर्दा को आपको रोल देना अपनी आने वाली मूवीज में? नहीं, मैं यही वर्दा को बहुत शौक है एक्टिंग करने का, शेफ, एंकरिंग, अब एक्टिंग, नहीं, और फिर सिंगिंग की तरफ। वैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मुझे फिल्म से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज में इंटरेस्ट है। जी हाँ, फिल्म से ज्यादा मैंने डॉक्यूमेंट्रीज की हुई हैं, और हाँ, फिल्म से ज्यादा मैंने अवार्ड्स डॉक्यूमेंट्रीज पे ही जीते हैं। और डॉक्यूमेंट्रीज किस टाइप की पसंद है आपको? जो दिमाग में आ जाए। सबसे ज़्यादा जो मेरी डॉक्यूमेंट्री हिट हुई है जिसमें अवार्ड्स और नॉमिनेशंस, इंटरनेशनल नॉमिनेशंस जो जीते हैं, वो शियत रिचुअल्स पे बनी हुई है माशाल्लाह। तो इटर्नल फेथ उसका नाम है, जो मुझे 1 साल लगा था बनाने में। मतलब प्रोडक्शन तो 3 महीने होती है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल। और वैसे आपको दूसरों की डॉक्यूमेंट्री में सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री कौन सी लगती है? कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो आप बोलोगे यार ये मुझे याद रह गई, मेरी फेवरेट है, मैं रेकमेंड करूंगा सब देखें? ब्रॉड पी का भी देखी थी मैंने, और उसके अलावा भी नेटफ्लिक्स पे 2-3 देखी हैं। चले मैं आपको अपनी फेवरेट डॉक्यूमेंट्री बताता हूँ, उसका नाम है पावर ऑफ नाइटमेयर्स। पावर ऑफ नाइटमेयर्स। इसकी स्टोरी ये है कि पहले सियासतदान आपको ख्वाब बेचा करते थे कि मैं पावर में आऊंगा तो आपके लिए ये महल बनाऊंगा, ये करूंगा, ये नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो फिर नेसेसिटीज हो गई। अब क्या है कि सियासतदान जब पावर में आने के लिए आपको नाइटमेयर्स यानी बुरे ख्वाब बेचते हैं। बिजली के बहरान से बचाऊंगा, पानी के बहरान से बचाऊंगा, ये बहरान से बचाऊंगा, वो बहरान से बचाऊंगा। तो ये बड़ी एक अजीब सी चेंज आई थी और बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री थी। और ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्रीज मेरी नज़र में ज़्यादा बननी चाहिए पाकिस्तान में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सके, नाच गाने से थोड़ा निकालें, क्योंकि हम बड़े बुरी स्टेट में। अगर हमने लोगों को रियलिटी नहीं दिखाई ना शाह साहब, और हमने उनको एक ऐसी दुनिया दिखाई जो एक्चुअली नेगेटिव है, और हमारी सोसाइटी में भी नेगेटिविटी इतनी है, तो उससे नेगेटिविटी फैलेगी। तो मेरी अपील आपसे ये है कि पॉजिटिव मैसेजेस के साथ ड्रग्स के ऊपर काम करें, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करें, उसका इम्पैक्ट दिखाएं। कराची में ऐसे वाकयात हुए हैं कि नशे की वजह से बेटे ने माँ पे गोली चला दी, किसी ने चचा ने जो भतीजी को रेप किया उसने भी यही बोला कि मैं नशे में था। तो कहने का मकसद ये कि सोसाइटी के जो नाइटमेयर्स है ना सर, उसके हवाले से भी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इस जो आपने मूवी बनाई है तभी भी इसमें भी कोई एक मैसेज जरूर होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। ये हिडन मैसेज ही था, ओपन लूप हमने मैसेज रखा है कि वही जो मैंने पहले बताया कि हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। जिनके पास आप जाते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, हेल्प लेने के लिए, तो हर कोई आपके लिए ऐसे नहीं होता। तो यानी कि आपको प्रॉपर पूरी आपको होमवर्क करके अपना पूरा वर्क करके जाना चाहिए किसी डॉक्टर के पास। अगर आप जाते हैं किसी रेफरेंस के थ्रू जाएं, कोई रेफर डॉक्टर हो या उसके कोई रिव्यूज आप चेक कर लीजिए। जी, और एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी उडेरो लाल जी, वहाँ पे बीच में मॉस्क है, इस साइड पे मंदिर है और इस साइड पे दरगाह श्राइन है, और वो एक ही कंपाउंड वॉल के अंदर है। तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि जो डिवोटीज आते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, और सारे हर किसी को मानते हैं, हर जगह पे जाते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्री सरदार शाह ने मुझे अवार्ड दिया था STDC। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच मुंतज़िर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट वाज प्लेजर हैविंग यू। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक जना, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। अब कुछ बात हो जाए वुमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हर साल ये 16 दिन ख़वातीन के लिए रखे हैं। स्पेशली इन 16 दिनों को मनाने का मकसद ये होता है कि ख़वातीन के साथ अच्छे रवैये को अपनाने के बारे में बताया जाए, उन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ शऊर बेदार किया जाए और इम्तियाज़ी रवैयों को ख़त्म करने की आगाही दी जाए। इसी मुनासबत से आज हमने अपने शो में एक ऐसी पाकिस्तानी खातून को इनवाइट किया है जो ना सिर्फ ख़ुद अपना इस माशरे में, इस फील्ड में एक मकाम रखती हैं, बल्कि वो पाकिस्तान भर की ख़वातीन को शऊर इल्म भी देती हैं। और अब देने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स हैं जो उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस की हैं, जैसे बलोची हो गई, आपकी सिंधी हो गई, पश्तो हो गई, उसको उन्होंने ख़ुद जो है वो ट्रांसलेट करवाया है उर्दू ज़बान में, ताकि तमाम लोग उसको समझ सकें, ख़वातीन ख़ास तौर पे उसको पढ़ सकें। और इन्होंने MPhil भी किया हुआ है ह्यूमन राइट्स में सिडनी यूनिवर्सिटी से, खुद भी इस फील्ड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर चुकी हैं। लेकिन उनका कहना ये बहुत अच्छा है कि वो सिर्फ वुमेन राइट्स के लिए नहीं, वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं नुसरत जहरा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा, वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम सलाम। नुसरत जहरा साहिबा, औरतों के लिए यूनाइटेड नेशंस ने दिन मुख्तस किया, मर्दों ने क्या बिगाड़ा था? भाई देखें, हमने कहा कि हमें हक नहीं मिल रहा है, हमारे लिए कोई दिन होना चाहिए। आप भी कहिए अगर आपको भी हक नहीं मिल रहे। मुझे लगता है औरतों की आवाज जल्दी सुन ली जाती है,
मर्दों की आवाज नहीं सुनी जाती। आप क्या बात कर रहे हैं, औरतों की आवाज 1912 में तो उन्हें वोट डालने का हक मिला है। आप कह रहे हैं औरतों की आवाज उन्हें जल्दी सुन ली जाती है? कहाँ सुन ली जाती है? आपके घर में 1912 में दुनिया में रंग व नस्ल के फसादात बहुत थे, मजहबी फसादात बहुत थे, और बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क में, आप जानती हैं कि इंटरनेट आया 80s के बाद, तो असल अपग्रेड दुनिया उस वक्त हुई जब कनेक्टिविटी बढ़ गई, नॉलेज सबके हाथ में आ गई, तब असल तबाही भी आई। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस वक्त जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वुमेन एंड मैन राइट्स की जब बात होती है, मेरी नज़र में जितने औरतों के राइट्स पाकिस्तान में हैं दुनिया में नहीं मिलते हैं। मैं इसका बहुत मुनासिब जवाब ये देना चाहूँगी कि एक खातून से ये स्टेटमेंट करवा दीजिए तो मैं मान लूंगी कि जितने पाकिस्तान में खवातीन के राइट्स हैं आपके बराबर में बैठी हैं, अगर वो कह दें तो मैं मान लूंगी। सोसाइटी की तरह हम सोसाइटी की बात करते हैं, कुछ देर पहले आप कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में औरतों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, ज्यादतियां होती हैं, 10,000 केसेस हमारे आप लोग की छोटी लाइन होती है, मर्दों की लाइन देखिए, जितने लड़के रेप होते हैं उतने लड़कियां रेप नहीं होती। वर्दा ये भी मैं आपको बता दूं, चीज है, ठीक है आप बात कर रहे हैं, हर चीज जरूरी नहीं है हम इसको लेके आए। अभी अगर नॉर्मल भी हम सिर्फ इन चीजों के अलावा भी अगर हम वुमेन राइट्स की बात करें तो बहुत से घराने ऐसे हैं, बहुत से खानदान ऐसे हैं, बहुत सी जगहें ऐसी, ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी औरतों को वो राइट्स नहीं मिलते जो उनको मिलने चाहिए। नुसरत साहिबा आप बताइए। देखिए आप जो बात कह रहे हैं, मैंने इस पे सीधी सही बात ये है कि हम तो अपनी स्पेस क्लेम कर रहे हैं। जब खवातीन के लिए कहा जाता है आप किसी भी ऑफिस में जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, 5वीं क्लास के बाद आप देखिए कि बच्चियों का और जो तनासुब है स्कूल जाने वालों का वो कितना कम होता जाता है। ये एजुकेशन की बात हो गई। प्रोफेशनल लाइफ में आप देख रहे हैं कि जेंडर जॉ होता है जिसके अंदर आप मर्द और खवातीन साथ दाखिल होते हैं, लेकिन जब लीडरशिप पोजीशंस पे आने की बात होती है तो फिर वो मर्द हजरात ऊपर जाते रहते हैं। और बिल्कुल तीसरी बात इसको हम कहें तो हम अगर बात करते हैं तो मैरिड और अनमैरिड का देख लीजिए कि कितनी अनमैरिड खवातीन जॉब कर रही होती हैं, कितने मैरिड 50-50 भी रख लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि सेम स्पेस है तो आफ्टर मैरिज कितनी खवातीन को प्रेशर होता है कि वो अपनी फैमिली की वजह से सो कॉल्ड कल्चरल वैल्यूज की वजह से अपनी बैठी हुई है MBBS करके, लेकिन वो आगे अपनी कमिंग टू योर अचीवमेंट्स, आपने माशाल्लाह से बहुत सारी बुक्स जो इलाकाई ज़बानों में थी उनको ट्रांसलेट करवाया उर्दू में, क्यों? मैंने जैसे कहा कि मैं क्लेमिंग स्पेसेस के लिए काम कर रही हूँ, औरतों की क्लेमिंग। और जब आप देखें, जब मुल्क में कोई भी किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में, जैसे अभी हमने बात की, जंग होती है, दहशतगर्दी होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मर्द और औरत इंसानों की स्पेस जो है वो हर किस्म की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हर तरह की स्पेस जो है वो कम हो जाती है। और बाकी जो कुछ जबर और टॉर्चर हो रहा होता है वो तो हो ही रहा होता है। तो जब हम ये देखते हैं तो ख़वातीन की स्पेस ज़्यादा कम होती है। और आप ये देखें कि जब हमारे यहाँ ये सारी डिस्प्लेसमेंट गुज़श्ता इतने सालों में हुई तो हमारे कल्चरल राइट्स कहाँ रह गए? जब मर्दों के राइट्स का इशू आ गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है हमारे मुल्क में, तो ख़वातीन को तो घर में बिठा दिया जाता है कि आप ना बोलें। आज से पहले 50 साल पहले या 60 साल पहले ख़वातीन जो थी वो इक्का दुक्का ही नाम नज़र आते थे, वो बिनते के साथ वो बेचारियाँ लिख रही होती थी। अब हम जिस ज़माने में आ गए हैं वहाँ पे हमें अपनी शनाख्त, अपने नाम, अपनी स्पेस को क्लेम करना है। और इस स्पेस को क्लेम करने के लिए दूसरी बात ये आती है कि जिस तरह अंग्रेज़ी को पावर कॉरिडोर्स में स्पेस हासिल है तो उसके मुकाबले में उर्दू को कम जगह मिली हुई है कोशिशों के बावजूद, तो बाकी मादरी ज़बानों को तो कोई स्पेस ही नहीं है। उसमें भी आप देख लें कि ख़वातीन को क्या स्पेस मिल रही होगी। तो ख़वातीन के लिए आप किस तरह से काम कर रही हैं? ख़वातीन की लिखी हुई किताबें जो आपने, मैंने ख़वातीन की किताबें और उनके अफसाने और उनकी नज़में अमन के हवाले से, यार्ड्स काउंसिल का प्रोजेक्ट था जो उन्होंने, मैंने पिच किया अपना आइडिया। जी बिल्कुल, जो मैंने पिच किया अपना आइडिया, तो उन्होंने इसका इम्कान का आईना इसका नाम है, और मैंने उसके ऊपर सबकी कंपाइलेशन की जो उन्होंने अमन के लिए दहशतगर्दी के तनाजुर में गुज़श्ता 20-25 साल में अदब लिखा गया, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करवाया, तर्जुमा कराया। और इसकी खूबी ये थी कि इसमें तमाम जो काम करने वाली थी वो ख़वातीन थी, जिनकी तख्लीक है, जो एडिटर है, जो प्रूफ रीडर है, जो डिज़ाइनर है, वो हमारी एक खातून थी, लेकिन वो काम हमने पूरा अपने दोस्त से पूरा करवाया। उन सारे राइटर्स को रॉयल्टी मिल रही होगी?
अभी तो कोई किताब ले, अभी किताबें खरीदें इंशाल्लाह। किताबें खरीदें। आज कराची आज जो है वो बुक फेयर भी लग रहा है, हमारी किताबें वहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी नुसरत साहिबा कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप वुमेन राइट्स के ऊपर काम करें, क्योंकि आप बताएं जिस तरह से आपका बैकग्राउंड है फैमिली का, वहाँ पे हमेशा आपको सपोर्ट की गई है एज ए वुमेन, एज ए फीमेल, तो फिर आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप गई, आपने ह्यूमन राइट्स में एमफिल किया ऑस्ट्रेलिया से और फिर आप वापस आई और फिर आपने कहा कि नहीं मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करूँगी? मैं बहुत साल न्यूज़ रूम में काम करती थी एज एडिटर, और ये मेरा पैशन था, और माशाल्लाह से मैंने बहुत पाकिस्तान के बड़े इदारों में, पाकिस्तान और दुबई में काम किया, लेकिन मुझे एहसास दो तरह का होता था कि हम कुछ ऐसे तबकात की ख़बरें नहीं देते जिसकी ज़रूरत है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि हम जो जेंडर बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो नाम के लिए था। एक खातून को शामिल कर लें, एक खातून को शामिल कर लें, आपके टॉक शो में खातून शामिल हो जाएं, दिस इज़ नॉट द वे। आप जो हैं वो आप खुद देखते हैं, मुझे कहने की बात नहीं है कि एंकर्स, ख़वातीन एंकर्स में चंद चुनिंदा हैं जो इस गुज़श्ता 20 साल में ऊपर आई हैं, बाकी सब एंकर्स कहाँ चली गई? और सारे जो मेल थे हमारे एंकर्स वो सारे एक्सपर्ट बन गए। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी खातून को उसकी फेस वैल्यू से देखा जा रहा है इस मीडिया में। मैं ये कहते हुए डरती नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे खातून के एडिटर होने को, उसके इंचार्ज होने को हर वक्त चैलेंज अंदर से किया जा रहा होता है, उसके डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि हम लोग आदी ही नहीं है देखने में कि खातून जो है वो डिसीजन मेकिंग की उसमें बैठे। मंटो ने बहुत एक अच्छी बात कही इस हवाले से, वो मैं पता नहीं आप लोग चाहें मैं दोहराऊँ या नहीं। आप कहिए। मंटो ने कहा है कि हमने सिर्फ औरत तवाइफ को जो है ना आज़ाद देखा है, फैसला करते हुए अपने बारे में देखा है, इसलिए हर वो औरत जो अपने बारे में फैसला करती है या करने की पोजीशन में होती है उसको हम अच्छा नहीं। शायद यही वजह है कि आज शराब को लाइसेंस मिल गया लेकिन तवाइफ को लाइसेंस नहीं मिल सका। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत ज़हरा साहिबा, आप आइए हमारे शो में। एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जैसे हम जिक्र कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट का, तो हम आपको कौम की ऐसी बेटी से मिलवाएंगे जिसने ना सिर्फ अपने वालिद का नाम रोशन किया है बल्कि इस पूरी कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हम कहते हैं कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है और मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, और ये बात प्रूफ भी हो रही है कि डेरा गाजी खान बोर्ड में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में फर्स्ट ईयर का जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और वो उनके फादर जो हैं वो भुट्टे बेचते हैं ना, भट्टे में मजदूरी करते हैं, वो ईंटों के भट्टे नहीं होते थे, तो ईंटों वाले भट्टे के मजदूर की बेटी है, उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। और आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट कि इतनी कम रिसोर्सेज के साथ, इतनी मुश्किलात के साथ, इतने महदूद वसाइल के साथ इतनी आला इतने अच्छे रिजल्ट्स लेकर आना, आई थिंक इट्स अमेजिंग। सलाम पेश करता हूं मैं इस बच्ची को। वेरी गुड। और सारा दिलदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अच्छा, ये काम भी करती हैं, सबसे बड़ी बात ये कि काम भी करती है, माशाल्लाह से स्टडीज भी कर रही हैं, और इनका ख्वाब क्या है आगे एग्जैक्टली इनसे चल के पूछेंगे। सारा को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सारा, एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सारा, ये बताइए कि हमने सुना है कि आप काम भी करती हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं और काम और पढ़ाई के साथ आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी पोजीशन हासिल की है। 550 मार्क्स में से आपने 490 मार्क्स अचीव किए हैं, राइट? क्या सीक्रेट है सारा आपका? कैसे करती हैं काम भी? क्या काम करती हैं आप? घर का काम और सिलाई कढ़ाई वगैरह, उसके अलावा मेहनत करके पढ़ाई भी की है और उसके बाद मुझे ये कामयाबी हासिल। माशाल्लाह। तो आपने कुछ अपना टारगेट सेट किया हुआ था कि आपने इस तरह इतने मार्क्स लेने हैं इस दफ़ा, या फिर पढ़ने का शौक है? क्या बनना चाहती हैं फ्यूचर में आप? फ्यूचर में सीएससी ऑफिसर बनने का ख्वाब। सीएसएस ऑफिसर? आई थिंक मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, आप सुन सकते हैं? सीएसएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, अल्लाह करे आप सीएसएस ऑफिसर ज़रूर बने, मुल्क का नाम रोशन करें, क्योंकि होता यही है कि सीएसएस ऑफिसर बनने के बाद जो है ना नाम रोशन थोड़ा सा कम हो रहा है आजकल। आप जैसे ऑफिसर्स हमें चाहिए जो आके एक्चुअली मुल्क के लिए खिदमत करें और नाम रोशन करें। और यकीनन आपके अब्बू आटा कहाँ से लेते हैं? मैं तो ये सोच रहा था दुकान से लेते हैं। दुकान सारा स्पेशल आटा होगा, का आटा खाती हो तुम, हैं जो ब्राउन आटा। और डेरा गाजी खान में प्योर आटा मिलता है ना, वहाँ मिलावट कम होगी। सारा, ये बताएं कि डेरा गाजी खान में लड़कियों की तालीम का सिलसिला कैसा है? वहाँ पे आपको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है पढ़ाई के हवाले से, या फिर नहीं इतना लड़कियों को सपोर्ट किया जाता अभी तक?
मैंने यहाँ पर लड़कियों को इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन मेरे वालिदैन ने बहुत ही मेहनत करके मेरे तालीमी अखराजात उठाए और मुझे सपोर्ट किया, और उनकी मेहनत की वजह से आज मैंने ये कामयाबी हासिल की। माशाल्लाह। इंटर के बाद क्या प्लान है सारा? बैचलर्स कहाँ से करेंगी? आवाज नहीं आ रही। बैचलर्स कहाँ से करने का सोचा है? मास्टर्स कहाँ से करने का सोचा है? सर मुजफ्फरगढ़ डिग्री कॉलेज, इस तरह मुजफ्फरगढ़ डिग्री कॉलेज से ये करना चाह रही हैं आप। CSS ऑफिसर बनना ही क्यों सोचा आपने? डॉक्टर बनना इतना महंगा है, बेचारी कहाँ से अफोर्ड करे? तो CSS बनना सस्ता है। ऑफिसर बन के मैं अपने मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। आमीन। चलें आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। उन बच्चों को आप क्या पैगाम देंगी? उन बच्चियों को, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे सारा, उन बच्चियों को आप क्या पैगाम देंगी जो मुश्किलात में घिरी हैं, या तो उनके फैमिली प्रेशर है या कोई और प्रेशर है और वो तालीम हासिल नहीं कर पाती हैं, उनको क्या करना चाहिए सारा? सर उनको मेहनत भी करनी चाहिए और उनको हौसला नहीं हारना चाहिए, और मुश्किलात वक्त तो आते रहते हैं लेकिन वो गुजर जाते हैं, और फिर जब इंसान मुस्तकबिल में बन जाता है तो सारा मैं चाहूंगा कि आपके वालिद साहब भी एक पैगाम दें उन वालिदैन के लिए जो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। यकीनन आपके वालिद का बड़ा किरदार है। सर मेरी वालदा बैठी हुई है, वालदा से बात करा दीजिए। वालदा से बात करा, वो भी टीचर है माशाल्लाह से, मैंने सुना। जी मेरी बहन बताइए, क्या पैगाम देंगी उन वालिदैन के लिए जो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते? वो भाई वो चंगा नहीं करेंगे, क्योंकि वाले को चाहिए पढ़े, पढ़ाई उन्हें दी, इसलिए करें। यकीनन वालिदैन को चाहिए कि वो पढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सारा, थैंक यू सो मच। आपके वालिदैन का भी, असातिज़ा का भी शुक्रिया कि जिनकी बदौलत आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँची हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस स्टोरी को करने का मकसद यही है कि डेरा गाजी खान हो या कोई और ऐसा नवाई इलाका हो दूर दराज का, खुदारा अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए। ये तफरीक छोड़ दीजिए, डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दीजिए। जमाना बदल गया है, आप भी बदलिए। कब तक पत्थर के दौर में रहेंगे? आगे बढ़ते हैं। अशिया खुरोनोश की किल्लत 400 से जायद कंटेनर्स थे वर्दा जो फंसे हुए थे पोर्ट के ऊपर, जिसमें प्याज, अदरक, लहसुन और उससे बढ़कर हमारी पोल्ट्री की फीड का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ कैनोला एंड सोयाबीन। हम ये इशू पहले भी उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं। अच्छी खबर ये आई आज सुबह कि जो इंपोर्टर्स एसोसिएशन के पेट्रन इन चीफ हैं वहीद अहमद साहब, इन्होंने कहा था इशू ऑफ अनियन, गार्लिक and ginger containers being stuck at seaport has been resolved. I thank the Ministry of Commerce. अब सवाल मैं आज ये करना चाह रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अदरक, लहसुन और प्याज को तो इजाजत दे दी है, कंटेनर निकल रहे हैं। जो कनोला और सोयाबीन की वजह से अंडे और मुर्गी की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, उसके ऊपर हुकूमत खामोश है। चक्कर ये है कि कोई झगड़ा सा हो गया है, कोई फ्यूड सा खड़ा हो गया। मुझे लग रहा है कि कोई अना का मसला हो गया, ईगोज इन्वॉल्व हो गई हैं, या फिर कस्टम्स वालों की शायद उनको ज्यादा जो इल्जाम लग रहा है उनके ऊपर सॉल्वेंट वालों की तरफ से ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, रिश्वत। लेकिन मुल्क को कौम के साथ कब तक रिश्वत का काम चलता रहेगा? डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुलाम खलीक साहब मौजूद हैं, आप सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। क्या ये किसका ईगो है, किसकी दुश्मनी है? क्यों अंडे और मुर्गी को जो है महंगा किया जा रहा है? प्लानिंग के साथ किया जा रहा है मुझे तो लग रहा है। अच्छा, इसको अभी पहले तो दोनों सेगमेंट को अलग कर लें। ठीक है। मैं क्योंकि एक पोल्ट्री फार्मर हूं, टॉकिंग अबाउट सोयाबीन एंड कैनोला। हाँ, मैं क्योंकि पोल्ट्री फार्मर हूँ, हम ग्रोअर हैं, और इस पाकिस्तान को जो पोल्ट्री है वो वाहिद इंडस्ट्री है कि हमारा इन द पास्ट के हर सेगमेंट जो है वो फर्टिलाइज़र हो, मेज़ हो, गंदम हो, शुगर हो, हर चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है। वाहिद हमारा पोल्ट्री सेक्टर है, नेवर एवर इन लाइफ कभी भी हमें एग और चिकन हमें कभी इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। हम इस इंडस्ट्री ने इस मुल्क को सस्ते अंडे और सस्ती प्रोटीन लोकल प्रोड्यूस करके दी है। ग्रेट, माशाल्लाह। लेकिन अब उसका जो बहरान आने वाला है, जो सुनने में आ रहा है कि ये तो अगले 1 महीने में आ जाएगा या आ चुका है, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। रेट तो बढ़ चुका है, लेकिन क्योंकि सर्दियां हैं ना, रिक्वायरमेंट भी है। चिकन कॉर्न सूप चाहिए लोगों को, चिकन चाहिए, प्रोटीन की सोर्स चाहिए, अंडे लोग खाते हैं। अभी बहरान का क्या सिस्टम? अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको एज ए ग्रोअर आपको एक बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त बहरान आ चुका है और ये सारी जो गवर्नमेंट की और जो हमारे कस्टम जो उसकी सोयाबीन के इंपोर्टर्स हैं, उनकी जो आपस की कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें हम फुटबॉल बन चुके हैं। जो हमारे पास जो फीड है, फीड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनका एक कंपोनेंट जो है वो सोयाबीन है, जो कि सोयाबीन मील की शक्ल में
हमें मिलता है, हम फीड में यूज़ करते हैं। डेफिनेट अब ये एक वाहिद प्रोटीन है, वेजिटेबल प्रोटीन है, जिसके बगैर फीड नहीं बन सकती। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि 20 नवंबर को जब ये इशू हुआ, उसके बाद मुसलसल सोयाबीन एसोसिएशन और गवर्नमेंट के आपस में जो भी उनकी अरेंजमेंट्स होती रहीं, हम रोज़ सुबह उठ के एक नई होप के साथ आते थे, जी आज कुछ हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा, लेकिन टिल दिस डेट नथिंग, ज़ीरो, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ रिलीज़ नहीं हुआ, सिर्फ मीटिंग बराए मीटिंग हो रही है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहूँगा और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इसमें इनिशिएट लें, और जो हमारा जो गरीब फार्मर है जो इस वक्त इस मुल्क में सस्ती प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है और लोगों को एक सस्ता अंडा और सस्ता मुर्गी मिल रहा है जो 55% टोटल प्रोटीन का प्रोड्यूस करके हमारे आवाम को दे रहा है, वो कम से कम आवाम से मत छीने और लोकल प्रोडक्शन हो रही है। और अगर इसको फौरी तौर पे इसका डिसीजन नहीं किया गया तो आप तैयार रहें कि ये सारी चीज़ें भी बाकी चीज़ों की तरह इंपोर्ट करनी पड़ेगी। खालिद साहब प्लीज़ करेक्ट कीजिए कि सुनने में ये भी आ रहा है कि आप लोगों को कह दिया गया है कि आप मज़ीद जो है वो चिक्स ग्रो नहीं करें क्योंकि आपको फीड आप लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते कि अभी तक ये पोर्ट पे फंसी नहीं है चीज़ें। अच्छा, शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा आपने मुझे याद भी दिलाया। मैं अब आपको इसका एक लेवल बताता हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री है इसका रॉ मटेरियल चिक्स होता है, चूज़ा होता है। जो जब ये 20 नवंबर को जब ये जहाज़ों का इशू हुआ उस वक्त हमारी इंडस्ट्री बड़ी स्मूथ चल रही थी। चिक्स प्राइस हमारा 92 रुपीज़ था, टुडे इज़ 0, कोई नहीं खरीद रहा। हम डंप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। जब खिलाने को कुछ है नहीं तो चूजा खरीदते क्या करेंगे? हम 2, 3, 4 मिलियन 20-30 लाख चूजा जो है डंप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अब डेली आज कल हम रोज चूजा फेंक रहे हैं। अब आप इससे इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चूजा 20-30-40 लाख लोग जो रोज़ चूजा हमारा नहीं बिक रहा, हम फेंक रहे हैं। अब ये गैप कितना बड़ा क्रिएट होगा, आप यहाँ से अंदाजा लगा। और ये भी आपकी मजबूरी है कि आपको यही फीड खिलाना है। तो और कोई है ही नहीं, हाल ही नहीं, कुछ और खिला नहीं सकते। नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। ये जो जेनेटिक्स है ये इसकी फीड ही यही है, इसके अलावा कोई फीड खिलाएंगे वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो कोई अल्टरनेटिव भी नहीं हो सकता, कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं। कितने सालों से सोयाबीन इंपोर्ट हो रहा था? अब क्या 20 साल हो गए। 20, अब क्यों ये होश में आए? अब ये तो गवर्नमेंट को अचानक ख्याल आया रातों रात के, जी ये कुछ चीज़ गलत होगी, एक दिन में ख्याल आ गया। 20 साल से तो यार, अच्छा दूसरी बात, 20 साल से यहाँ नहीं यार, पूरी दुनिया में आ रहा है। EU पूरा यही यूज़ करता है, USA यूज़ करता है सब। लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि भाई ये आपका सोयाबीन के जो इनके जो मामला हैं फौरी हल करें। हम तो एज ए फार्मर हमें कोई रास्ता दें, ये रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता दें, हमें कुछ रास्ता दें, हमारा मामला हल करें। हमारे पास देखिए, मैं आपको बताऊं, आप अंदाज़ा करें कि आपका सुबह बच्चा जो है वो उसके लिए खाने के लिए उसके पास ये दूध नहीं है, फीड नहीं है, आप सोचें क्या करेंगे? वो भी हमारे बच्चे हैं। सही, हमारे पास फीड नहीं है, हमारा दिल नहीं करता। देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस हमने बर्दाश्त कर लिया। पाकिस्तान के बच्चे एक तरफ हो जाएं, हुकूमत को पैसा चाहिए, ऐसा ही है। पता नहीं अभी हमें तो इनकी ये जो डिसीजन एक जो हमारे जो मिनिस्टर फूड हैं तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं, देखें उनके पास हमारी बेतहाशा रिक्वेस्ट गई हैं। वो मुझे ऐसे लगता है कि उनको ब्रीफ सही नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ख्याल है कि उनको सही ब्रीफ नहीं किया गया। जो सोयाबीन नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर वो हमजा शहबाज साहब की जो है ना अंडे पोल्ट्री में बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो वो उनको शायद नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी सनत को शायद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो खैर मैं पर्सनली आपको बताऊं कि हमजा शहबाज ऐसी कोई बात नहीं है। 8 साल 10 साल पहले, वो तो अब उनका कुछ नहीं है। अच्छा, उनका कुछ नहीं है। नथिंग, मैं खुद जानता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ अरबाब इक़्तिदार और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुने, क्योंकि मुल्क के बच्चों के लिए अब मुर्गी और अंडा इसी तरह महंगा तो हो ही रहा था, अब नापैद हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 20 से 30 लाख चूजे रोजाना जाया हो रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई चूजे खरीद नहीं रहा, क्योंकि खिलाने को कुछ है नहीं, पालेंगे कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम खलील साहब, आपने कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ पहुंचे उन लोगों तक
जिनको रहम आ जाए पाकिस्तान के बच्चों पर। सॉल्यूशन निकल आए, इसकी उम्मीद करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की आज अपने शो में बात कर रहे हैं, आपको एक और ऐसी खातून से मिलवाते हैं। फीफा की आलमी जंग तो जारी है, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे बाहिम्मत पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर से, और वो एक ट्रेनर भी हैं जिनका नाम है खौला सईद राजा है। वो खौला एक खातून होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 1 माह में एक ट्रेनिंग कैंप में 50 लड़कियों को फुटबॉल की बेसिक ट्रेनिंग दी है। और मज़े की बात यह है कि 50 लड़कियां मुल्क के पशमानदा इलाकों से थीं। खौला राजा मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और उनका ख्वाब है कि मुजफ्फराबाद की लड़कियां नेशनल लेवल पर कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करें। हमारे साथ मौजूद हैं, खौला को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम खौला एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। Assalamualaikum. Thank you so much for inviting me. Khawla, if I'm pronouncing your name right, तो please correct me अगर मैंने नहीं सही pronounce किया आपको. Am I correct? Khawla. Is it Khawla? Okay. Khawla, तो ये बताएं कि लड़कियों में ही आपने फुटबॉल ट्रेनिंग देने का जोश जो आप में पैदा हुआ और आपकी ख्वाहिश थी, कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका, और आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि जब आप इस तरह के पशमानदा इलाकों से आप लड़कियों को फुटबॉल खिलवाते हैं तो काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इनिशियली मेरी अपनी जो मोटिवेशन थी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की, वो यही थी कि कश्मीर में अर्ली एज में मुझे नहीं मिल सका एक्सपोजर टू स्पोर्ट्स, स्पेशली फ़ुटबॉल। मैंने इस्लामाबाद जब मैं इंजीनियरिंग में करने के लिए नस्ट यूनिवर्सिटी गई, वहाँ मैंने खेलना स्टार्ट किया इस्लामाबाद में। सो मेरे लिए दैट वाज द मोटिवेशन कि इफ़ आई कुडंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी, तो मेरे इलाके की मज़ीद लड़कियों को अर्ली एज में वो अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो इन फ्यूचर बेटर प्लेयर बन सकें। जहाँ तक बात आती है मुश्किलात की, तो ऑब्वियसली बिकॉज कश्मीर में पहली बार फुटबॉल लड़कियों के लिए इवन कि जब हम प्रपोज करने जाते थे डिफरेंट जो हमारे सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ स्कूलों की, DO एजुकेशन, उन लोगों को जब हम बोलते थे कि फ़ुटबॉल प्रोजेक्ट है फॉर गर्ल्स, तो 2 बार वो पूछते थे कि फ़ुटबॉल, अच्छा नहीं वॉलीबॉल, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ुटबॉल और लड़कियाँ मेनली गेम कंसिडर किया जाता है फ़ुटबॉल मोस्टली। सो मुश्किलात तो हर दिन की बेसिस पे एक तो ये कि मुश्किलात मुझे जो एज अ ऑर्गेनाइज़र, एज अ फाउंडर ऑफ दिस कश्मीर वुमेन फुटबॉल इनिशिएटिव बेयर करनी पड़ी। उसके अलावा जो बच्चियाँ थी हमारी पार्टिसिपेंट्स थी 10 सरकारी स्कूल से हमने 10-10 बच्चियाँ उठाई थी और टोटल हमारे पास 50 बच्चियों का कैंप था। अभी ये 50 के अलावा भी बहुत बच्चियाँ विलिंग थी, बट हम 50 को ही अकोमोडेट कर सके। तो उनकी जो डेली की एक स्ट्रगल थी इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की, क्योंकि ऑब्वियसली हम उन्हें रोज़ उनके स्कूल से पिक करते थे एंड ड्रॉप करते थे। हमने उनके लिए किट्स बनवाई हुई थी, ट्राउज़र, शर्ट्स, तो उनको डेली बेसिस पे जैसे कह सकते हैं ना कैरेक्टर शेमिंग और व्हाटएवर स्कूल लेवल पे कि आज फलानी टीचर ने ये कह दिया कि ये ऐसी लड़कियां फुटबॉल खेलने जाती हैं, वैसी लड़कियां हैं। तो आई गेस मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल उन बच्चियों को फेस करना पड़ा, बट अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग का हो गया। हम लोग की जो फाइनल सेरेमनी थी, हमने पहली लीग कंडक्ट कराई लड़कियों की फुटबॉल लीग इन कश्मीर, और हम लोग की एक अच्छी बात ये होगी कोइंसिडेंस के जिस दिन हमारा लीग का फाइनल था उसी दिन कश्मीर में US एम्बेसडर का विजिट था एंड ही इनवाइटेड एज पर्सनल टॉप 3 प्लेयर्स को जो जीतने वाली टीम थी लीग की, और मुझे इनवाइट किया शाम में जिस दिन लीग थी उस दिन। सो दैट वाज अ गुड एक्सपोजर फॉर गर्ल्स एंड आल्सो फॉर मी। सो या किस चीज़ की ज़रूरत है खौला? अभी अगर आपसे पूछा जाए, मुझे लग रहा है आप जैसी लड़कियां अगर पाकिस्तान में 2-4 और पैदा हो गई तो मर्दों से पहले शायद ख़वातीन की टीम जो इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए जाएगी। व्हाट इज़ टू बी डन? क्या करना चाहिए कौम को, कौम की बेटियों को आपका साथ देने के लिए और आपकी तरह होने के लिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि मेरी तरह से और भी लड़कियां हैं, जैसे चित्राल से, गिलगित बल्तिस्तान से, देयर आर गर्ल्स जिन्होंने ऐसे ही इनिशिएटिव्स लिए थे, और आज हमारी पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसमें मोस्टली लड़कियां गिलगित से या चित्राल से हैं। सो मेरे लिए वो भी एक मोटिवेशन थी कि इन फ्यूचर कश्मीर से भी लड़कियां जाएं हमारी नेशनल टीम में रिप्रेजेंटेशन के लिए। बाकी ओवरऑल अगर आप फुटबॉल की बात करें पाकिस्तान में लड़कियों के फुटबॉल की, तो यही है कि हम लोग को एक तो ये कि हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों के लिए। पेरेंट्स की सपोर्ट, जितना वो अपने बच्चों पे, अपने लड़कों पे एतमाद करते हैं, लड़के जैसे फ्रीली स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हर चीज़ की सपोर्ट हासिल होती है उनके पेरेंट्स की। इसी तरह से आई वांट कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सो पेरेंट्स की सपोर्ट इज मस्ट। तो वर्दा अगर आपके पास आए खौला, तो आप कितने दिनों में इनको फुटबॉलर बना देंगी? मैं चाह रहा हूँ कराची की रिप्रेजेंटेशन भी, आप गिलगित, हुंजा, कश्मीर की लड़कियां जा रही हैं, कराची वाली भी तो जाएं कुछ। कराची में बहुत लड़के तो अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। देखा, कराची में क्लब्स हैं, मुजफ्फराबाद में थे क्लब्स, आपने कहाँ कैंप लगाया था?
मुजफ्फराबाद में कैंप लगा है। खौला, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप जरा जारी रखें और भी पाकिस्तान की बेटियां पैदा हों, क्योंकि लग यही रहा है कि मर्दों की टीम तो फीफा वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच पाएगी। खवातीन में मुझे यकीन है कि इतना टैलेंट है कि वो हमसे पहले पहुंच जाए। खवातीन में बहुत टैलेंट है, तला इंशाअल्लाह पहुंच भी जाए। खुश हो जाए, फिर भी कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक और अब वक्त हुआ है वेदर अपडेट्स का। वेदर अपडेट की बात करें तो आपको बताएं कि इस वक्त दिल्ली में आप देख सकते हैं 13 है, नागपुर में 17 है, दुबई आपको इस कोने में नजर आ रहा है अराउंड समवेयर 24, कंदाहार आप देख सकते हैं मेरे सर के पीछे 11 है और कराची की बात करें तो कराची 26 है। मुल्क के जो बालाई इलाकों में बाज़ मकामात पर बर्फबारी का और तेज़ हवाओं का, ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन कराची दुनिया के उन चंद शहरों में से हैं जहां सर्दी और गर्मी साथ साथ होते हैं। सुबह को सर्दी, रात को सर्दी, दोपहर में मुकम्मल तौर पे गर्मी रहती है। लेकिन इस बदलते मौसम से मुकाबला करने के लिए अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल रखिए, वायरल फ्लू से बचिए, खांसी, नज़ला, जुकाम आम हो गया है। ग्रीन टी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, दूध वाली चाय अवॉइड कीजिए। ग्रीन टी से आपकी ये प्रॉब्लम्स बहुत आसानी हल हो सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत की बात की जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज में तो बर्फ ही बर्फ है, हवाई हवा है, तो वहां तो सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो या तो पहाड़ चढ़ना चाहते हैं या फिर बर्फ के मजे लेना चाहते हैं। कराची की बात करें तो कराची में कम से कम जो रिकॉर्ड किया जाएगा वुड बी 17, इस्लामाबाद में 9, लाहौर में 10, मुल्तान में 12, कोयटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड और पेशावर में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो यानी कोयटा में बड़ी सर्द हवाएं अब चलना शुरू हो रही हैं जो कि कराची का रुख कर रही हैं, लेकिन मुल्क भर में सर्दी इस वक्त जारी है। मौसम की अपडेट्स आपने जानी, चलते हैं वर्दा के पास, बात होगी मौसीकी की। थैंक यू सो मच तलहा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट साइड की, कुछ सिंगिंग की, मौसीकी की कुछ बात की जाती है। एक ज़माना था जहाँ पे फ़न की कदर होती थी, उस वक्त सिफारिश का नामो निशान नहीं होता था, मगर इसके बाद हमारी शोबिस इंडस्ट्री से लेकर छोटे बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक सब, हम किसी भी शोबे का नाम लें वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिफारिश चलती है। लेकिन फिर सोशल मीडिया आया और टैलेंट को पब्लिक तक पहुंचने में मदद हासिल हुई सोशल मीडिया के ज़रिए। वैसे अगर हम बात करें अगर नेबर कंट्री की, इंडिया की, तो वहाँ पे बहुत बड़े आर्टिस्ट का बेटा हो या बेटी हो, वो ऑटोमेटिकली वो बॉर्न सेलिब्रिटी होते हैं, बहुत ही फेमस हो जाते हैं। चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर फिल्म स्टार का बेटा है तो वो डेफिनेटली फिल्म में जाएगा, कोई सिंगर का बेटा है तो वो सिंगर उसमें ही जाएगा फील्ड में, और बहुत आसानी से वो हिट हो जाते हैं। लेकिन नुकसान इससे ये होता है कि इन सब के बीच में जो नए आने वाले टैलेंट होते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड किसी सेलिब्रिटी से नहीं होता, वो अफराद जो है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। असल में उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा हो जाता है, क्योंकि उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। फिर ऐसे उभरते सितारों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको सिफारिशें ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरिट बेस पे वो आगे नहीं आ सकते, कि दोस्तियाँ चल रही होती हैं, सिफारिश चल रही होती हैं, तो सिर्फ वही लोग आगे आते हैं। ऐसे ही हम आपको मिलवाएंगे आज के एक उभरते हुए सितारे से, जिनका नाम है अजीम खान, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सिंगिंग में। उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था एज ए म्यूजिशियन, उन्होंने 2008 में स्टार्ट किया था, लेकिन उनका पहला एल्बम आते आते 7 साल लग गए। इतना अरसा क्यों लगा, ये बात हम जानेंगे अजीम से खुद। अस्सलाम वालेकुम अजीम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। सो इतना जो आपने स्पीड में बोला और सारी चीज़ें, सवाल आपका बड़ा अच्छा है कि 7 साल क्यों लग गए मुझे अपनी एल्बम को लॉन्च करने में। तो एक्चुअली जो है बात यह है कि जब मैंने स्टार्ट किया 2008 में, तो उस वक्त मैं एज ए गिटारिस्ट मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था। तो उसमें हुआ ये कि थोड़ा सा आपको फील्ड को जो है ना यानी कि समझने में, अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। 2013 तक तो मैंने जो है वो फील्ड में एज ए गिटार मैंने जो है वो सीखा, और मतलब बहुत सारे स्टेज पे मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ, हमारे बड़े नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैंने प्ले किया। देन हुआ ये कि फिर मैं जो है वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था। मैंने कहा यार सारी रात गिटार बजाना पड़ता है स्टेज पर, और ऑब्वियसली क्योंकि एक आर्टिस्ट नहीं होता, 3-4 आर्टिस्ट होते हैं, तो उनको जो है सारी मतलब रात जो है वो यानी कि प्ले करना पड़ता था। तो उसके बाद फिर मैं थक गया, मैंने कहा बस यार ये फील्ड ख़त्म करते हैं, अब सुकून से कोई जॉब शॉप ढूंढते हैं और जॉब करते हैं अपनी। फिर मुझे एक हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार नहीं, तुम्हारी फील्ड ये जो तुम्हारा जो यानी कि टैलेंट है, बड़ा अच्छा टैलेंट है, तुम क्यों उसको ज़ाया कर रहे हो, तुम इसको आगे लेके चलो, और तुम्हारे पास आवाज़ अच्छी मैंने सुना है, तुम अपना कुछ
अपने गाने लेकर आओ, अपनी एल्बम करो। शुरू से आपको सिंगिंग का शौक नहीं था? आप एज ए गिटारिस्ट आना चाहते थे? नहीं, मुझे शौक बिल्कुल था, मुझे गिटार बजाने का भी शौक था, मुझे सिंगिंग का भी शौक था इनफैक्ट, लेकिन स्टार्ट मैंने पहले गिटार से कर लिया। तो वो जब आप यहाँ पे हैं, गिटार ही बराबर में रखा हुआ है, तो क्यों थोड़ी सी लाइव सिंगिंग हो जाए, शो में थोड़ी सी जान आ जाएगी, सुबह सुबह एनर्जी। यही सॉन्ग सुनना चाहेंगे या कोई और? जो आपको अच्छा लगे, जो आप सुनाना चाहें। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। ज़बरदस्त। अजीम, आप कोई रॉक तड़कते भड़कते गाने की, आजकल की यूथ वैसे ही गाने पसंद करती है कि आई थिंक थोड़ा सा सिंगिंग, रैप ज़्यादा पसंद किए जाते हैं आजकल की, सिंगिंग का थोड़ा सा मैं कहूँगी कि चॉइस लोगों में चेंज हो गई है शायद थोड़ी सी? नहीं, एक्चुअली हर एक का एक अपनी अपनी सोच और अपनी एक जो है वो है कि उसको कौन सा म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है। हमारे पास जो है वो रैप के भी लोग ज़्यादा हैं, आजकल आ गए हैं कि उनको रैप मतलब यानी कि ज़्यादा पसंद आता है कि रैप सिंगिंग सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मेलोडी सिंगिंग यानी कि मेलोडीज वॉइस में कोई जो है गाना हो तो वो उसको लाइक करते हैं वो। तो मेरा जो बेसिकली जॉनरा है वो सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक में ये होता है कि रॉक होता शामिल है ज़रूर, लेकिन वो भी आपको यानी कि मेलोडी आपको लग रहा होता है मेलोडीज वे के अंदर की वो रॉक है। क्या वजह है कि आजकल आने वाले नए टैलेंट को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जैसे कि पहले हम देखते थे एक बैंड जाते थे, अब तो बैंड का सिस्टम ख़त्म ही हो गया, सोलो सिंगर ज़्यादातर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो क्यों, क्या वजह है कि इतने ज़्यादा सिंगर्स, अच्छा टैलेंट हमारा नया पाकिस्तान में आगे नहीं आ रहा है, उस लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ पे हमारे आतिफ असलम हैं या अली ज़फ़र साहब हैं, अली हैदर साहब पहुँचे, फ़ाखिर पहुँचे थे, अब क्यों नहीं पहुँच रहे? बेसिकली देखें, असल जो बात है वो ये है कि आजकल ना बहुत ज़्यादा आपको पता है क्या, वो जैसे जैसे जो है वो दौर आगे बढ़ता जा रहा है तो चीज़ें शॉर्ट होती जा रही है, ठीक है। जैसे हमारा जो पहले जो मैच होता था क्रिकेट का मैच, वो आपको पता है 50 ओवर्स और इस तरीके, अब वो 20-20 पे चला गया है, अब वो और मुझे लग रहा है मज़ीद 5 साल के बाद वो 10-10 हो जाएगा। तो वो आजकल ना सब चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं। पहले बैंड थे ना, बैंड में क्या होता था कि सबको एक जो है दिमाग होना पड़ता था, ठीक है। सबसे पहले ना आपका माइंड मैच करना चाहिए, 5 लोग हैं 6 लोग हैं बैंड के अंदर, और पहले होता था। अब आजकल जो है वो क्या है कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट है, हर इंसान ये बोल रहा है कि यार तो मैं क्यों उसके पीछे खड़े होकर बजाऊँ, मतलब यानी कि मेरे पास अगर थोड़ी सी भी आवाज़ है ना तो मैं उसको आगे लेकर आऊँ और मैं अकेला करूँ सारी चीज़ें, मैं अकेला हिट हो जाऊँ। मतलब आजकल चल रहा है वन मैन शो चल रहा है आजकल, वो जो है वो टीम वर्क सारा खत्म हो गया है। सही, तो आपने सोशल मीडिया पे अप्रोच किया, आपको कितना रिस्पॉन्स अच्छा मिला है? मैंने सोशल मीडिया पे तो कर रहे हैं अप्रोच, लेकिन यही है कि अप्रोच पे आपकी अप्रोच इतनी अच्छी है, चले हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला आप जल्दी एक बहुत ही फेमस सिंगर बने, फिर दोबारा अपने शो पे आपको इनवाइट करेंगे। सोशल मीडिया पे जरूर अपने सॉन्ग्स डालते रहिए, आई एम डेफिनेटली शो लोगों को पसंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे शो का वक्त होता है खत्म। थैंक यू सो मच अजीम हमारे शो में आने के लिए। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे, देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआर काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, अपील एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून
का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ, हमारे केस में सुमोट हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयाँ स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।